नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगा। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम और लेते हैं कि करके कुछ सवाल। जो पहला सवाल मैं ले रहा हूं ये पूछा है इनका नाम यहाँ लिखा है सैफ। तो सवाल ये है कि अभी उम्र है 35 साल की और बाई 55 ईयर्स ऑफ एज यानी कि अगले 20 साल में 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं और कुछ स्कीम भी चुनी हुई हैं। तो मैं ये भी बताऊंगा कि कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और साथ ही कि स्कीम्स कैसी हैं इस पर भी मैं अपनी राय रखूंगा। तो स्कीम है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 150 मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी और साथ ही हाँ इनमें फ़ंड एलोकेशन के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो ये स्कीम्स मुझे समझ नहीं आया कि आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है या इनमें करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि बात हो रही है 20 साल की तो यहाँ पर आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के यदि फंड्स होंगे तो ये बेहतर होगा। तो आपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात की है तो ये एक लार्ज कैप फंड है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी अच्छा फंड है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 150 मिड कैप और स्मॉल कैप में आपने 2 फंड चुने हैं, दोनों ही अच्छे हैं और एक वैल्यू फंड है। तो फंड्स तो सारे ही अच्छे हैं आपके पास में। आप बिल्कुल इन फंड्स के साथ एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन मिड कैप में आपने इंडेक्स फंड चुना है। आप साथ ही यदि एक एक्टिवली मैनेज मिड कैप फंड को चुनेंगे तो भी अच्छा होगा। और मिड कैप कैटेगरी में यदि मैं एक्टिवली मैनेज फंड की बात करूं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक अच्छा फंड है। साथ ही मिरे एसेट मिड कैप फंड भी कंसिडर किया जा सकता है। तो आप एक एक्टिवली मैनेज मिड कैप फंड को भी कंसिडर कर सकते हैं। जहाँ तक एलोकेशन का सवाल है तो मैं कहूँगा कि लंबा नज़रिया है तो आप करीब 20-25% एलोकेशन अपना स्मॉल कैप में रखें और उतना ही एलोकेशन आप करीब मिड कैप में रख सकते हैं। बाकी का जो 50% है उसमें आप लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और वैल्यू फंड को शामिल करें, क्योंकि अल्टीमेटली फ्लेक्सी कैप फंड जो है उसका भी जो मेजर एलोकेशन है वो लार्ज कैप में है। तो इस हिसाब से आपका जो पोर्टफोलियो होगा उसमें आपके पास लार्ज कैप की अच्छी मात्रा होगी और साथ ही मिड कैप, स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर होगा। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेना चाहें तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप में जो एक्सपोजर है वो 30% कर सकते हैं, यानी कि 60% एलोकेशन जो है आपका वो मिड और स्मॉल कैप में हो जाएगा और बाकी का जो है वो आप लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और वैल्यू फंड में कर सकते हैं। ये क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो काफ़ी लंबा है, इसलिए थोड़ा सा आपको अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाने की सलाह दी जा रही है। और जहाँ तक कैलकुलेशन का सवाल है कि कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो यदि हम 12% का CAGR एज्यूम करें तो आपको करीब 16,000 पर मंथ की SIP करनी होगी। तब आप 20 साल में 1.5 करोड़ रुपए जुटा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि हम 7% का इन्फ्लेशन लेकर चलें तो 20 साल के बाद 1.5 करोड़ रुपए की वैल्यू आज के लगभग 38 लाख के आसपास ही होगी। इसलिए शायद आपने जो फ्यूचर वैल्यू या जो अपना टारगेट सेट किया है उसमें इन्फ्लेशन को फैक्टर इन नहीं किया है। तो मेरी सलाह यह है कि आपको इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए अपना गोल तय करना चाहिए। और इस हिसाब से बात करें तो आप 1.5 करोड़ नहीं बल्कि 20 साल के बाद करीब 5 करोड़ का लक्ष्य लेकर चलिए। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि आप देखेंगे कि 1.5 करोड़ की वैल्यू आज से 20 साल के बाद यदि हम 7% का इन्फ्लेशन एज्यूम करें तो करीब 39 लाख के आसपास होगी। और इस हिसाब से आपको 1.5 करोड़ नहीं बल्कि करीब 7-8 करोड़ का टारगेट लेना चाहिए 20 साल के बाद, ताकि यदि आप कोई भी गोल लेकर चल रहे हों, चाहे रिटायरमेंट की बात हो या फिर किसी और पर्पस से आप 55 इयर्स के एज में एक अच्छी राशि चाहते हो तो करीब 7-8 करोड़ रुपए का आपका लक्ष्य होना चाहिए। और यदि मैं 7 करोड़ रुपए की भी बात करूं तो यहाँ पर यदि आप करीब 37
38,000 या 38,000 से एसआईपी की शुरुआत करें और फिर हर साल अपनी एसआईपी को 10% से स्टेप अप करें, तो आप 20 साल में करीब 7 करोड़ रुपए जुटा सकते हैं, यदि हम 12% का यहाँ पर CAGR एज्यूम कर रहे हैं। और यदि आप 37,000 से भी कम अमाउंट से शुरुआत करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि समय के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को जितना अधिक हो सके बढ़ाते रहें, और 20 साल में मुझे उम्मीद है कि आपकी इनकम कई बार बढ़ेगी और कई गुना बढ़ेगी। इसलिए ये मुश्किल नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपका जो टारगेट है वो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए तय किया जाना चाहिए। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है AT हुसैन ऑफिशियल, ये यहाँ पर इनका नाम लिखा हुआ है, और सवाल ये है कि मैंने अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा कर रहे हैं आप यदि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आपने शुरू किया है। और स्कीम है SBI स्मॉल कैप, SBI लार्ज एंड मिड कैप और साथ ही पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। आपने ये बताया है कि तीनों स्कीम में आप 1000 रुपीज़ की SIP कर रहे हैं, और SIP आपकी अभी भी शुरू हुई हैं या शुरू होने वाली हैं। तो तीनों ही स्कीम अच्छी हैं, और आपने जो एलोकेशन किया है वो भी ठीक है, क्योंकि इस हिसाब से आपके पास एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, एक स्मॉल कैप फंड है, और साथ ही जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है उसका भी मेजर एक्सपोजर लार्ज कैप में है, और साथ ही इंटरनेशनल एक्सपोजर भी इस स्कीम से आपको मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से अच्छा पोर्टफोलियो है, आप इन 3 स्कीम्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहें। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है राजकुमार ने। राजकुमार ने लिखा है कि उन्हें 21 साल में 6 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं, साथ ही उन्होंने अपनी स्कीम्स के नाम भी बताए हैं। राजकुमार जी, यदि मैं 12% का CAGR एज्यूम करके कैलकुलेशन करूं तो आपके 18,500 पर मंथ की SIP पर 21 साल में करीब 1 करोड़ 93 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं, और आपका टारगेट है 6 करोड़ का। तो टारगेट से आप काफ़ी दूर हैं, लेकिन यदि हम इसे 10% से स्टेप अप कर दें, यानी कि हर साल ये मानकर चलें कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 10% से बढ़ाएंगे, तो भी करीब 4 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं 21 ईयर्स में। तो आपको हर साल तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना ही होगा। तो यदि आप 18,500 को बढ़ाकर करीब 28,000 कर देंगे और फिर हर साल 10% से स्टेप अप करेंगे, तब ये मुमकिन है कि 21 ईयर्स में आप 6 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकें। लेकिन यदि आपके लिए इस वक्त पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इस तरह से बढ़ाना संभव नहीं है, तो फिर आप जितना हो सके उतना बढ़ाएं, लेकिन कोशिश करें कि हर साल 10% से तो बढ़ाएंगे ही, उसके अलावा हर 3-4 साल में जब भी आपकी इनकम ज़्यादा बढ़े, क्योंकि अगर हम 21 साल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कई बार आपकी इनकम अच्छे रेट से बढ़ सकती है। यदि आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो हो सकता है कि आपके जब जब प्रमोशन होंगे तब तब आपकी इनकम काफ़ी बढ़ेगी, और उस वक्त पर आप 10% से नहीं बल्कि 20% या उससे भी अधिक परसेंटेज से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, और इस तरह से मुमकिन है कि आप जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं वो अचीव हो पाएगा। और ये बात सही है कि आपने यदि 6 करोड़ की राशि तय की है 21 साल के बाद, तो ये इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से शायद सही टारगेट होगा, बल्कि हो सकता है कि आपको इससे भी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़े, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से समय के साथ पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। और अब बात करते हैं स्कीम्स की। तो आपके पास है एक्सिस मिड कैप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, कैनरा रोबेको कंज्यूमर ट्रेंड्स, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, महिंद्रा मेनुलाइफ लार्ज एंड मिड कैप, महिंद्रा मेनुलाइफ मल्टी कैप, कोटक स्मॉल कैप, और साथ ही पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। आपने 10 फंड लिए हुए हैं, और मेरे हिसाब से आपको थोड़े फंड्स कम करने चाहिए। दूसरी बात, आपके पास 2 थीमेटिक फंड हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ जेन नेक्स्ट और साथ ही कैनरा रोबेको कंज्यूमर ट्रेंड्स। यदि आप बात कर रहे हैं 21 साल की, तो ऐसे में थीमेटिक या सेक्टोरल फंड को पोर्टफोलियो में शामिल यदि ना किया जाए तो मेरे हिसाब से बेहतर है, क्योंकि लंबी अवधि में डाइवर्सिफाइड फंड्स
अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी थीम या कोई भी सेक्टर एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान अच्छा परफॉर्म कर सकती है, यानी कि ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकती है। लेकिन यदि बात हो लंबे वक्त की, तो ऐसे में यदि आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप इस तरह के फंड्स होंगे तो ये बेहतर होगा। लेकिन फिलहाल की यदि बात करें तो कंजम्पशन एक अच्छी थीम है। आप कुछ समय के लिए यहाँ पर इन्वेस्टेड रह सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा जैसे ही ये थीम प्ले आउट हो जाए तो आपको यहाँ से एग्जिट भी करना होगा। और यदि आपको मार्केट की बहुत अच्छी समझ नहीं है तो ऐसे में जैसा मैंने कहा कि डाइवर्सिफाइड फंड्स आपके लिए बेहतर चॉइस रहेगी। और सभी फंड्स आपके पोर्टफोलियो में अच्छे हैं। हालांकि एक कैटेगरी में आपने एक से ज़्यादा फंड्स लिए हुए हैं, लेकिन क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप्स में हो रहा है और साथ ही सभी सेक्टर्स में एक्सपोजर है, तो आप इन स्कीम्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि थीमेटिक फंड्स, सेक्टोरल फंड्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। उस हिसाब से यदि हो सके तो आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है सतीश कुछनकर ने। सतीश जी ने बताया कि उन्होंने 2016 से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की हुई है, वो SIP कर रहे हैं और पोर्टफोलियो में है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड जो कि एक लार्ज कैप फंड है, HDFC मिड कैप फंड और साथ ही आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 15 साल का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होराइजन है और लक्ष्य है 2 करोड़ का। तो सतीश जी, पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपने 15 ईयर्स के लिए 2 करोड़ का टारगेट लिया हुआ है तो मेरे हिसाब से ये कम है, क्योंकि यदि हम 7% का भी इन्फ्लेशन लेकर चलें तो 15 साल के बाद 2 करोड़ की वैल्यू आज के लगभग 72 लाख के आसपास होगी। तो इस हिसाब से यदि बात की जाए तो आपको अपने टारगेट को करीब डबल करना चाहिए। और यदि आप 2 करोड़ का टारगेट लेकर चल रहे हैं तो उस हिसाब से भी आपको अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना चाहिए। हालांकि आप 2016 से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उम्मीद है कि आपने एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा कर लिया होगा, लेकिन फिर भी शायद ये काफ़ी नहीं होगा 2 करोड़ के लिए। और जैसा मैंने कहा कि आपको इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए अपने टारगेट को और बढ़ाना चाहिए। उस हिसाब से भी मेरी राय यह है कि आपको समय के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट राशि को, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते रहना चाहिए और आपके पास जो स्कीम्स हैं आप इन स्कीम्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है सचिन फर्निस ने। सचिन ने बताया है कि ICICI बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स के लिए एक एक्सक्लूसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर कर रही है और सचिन जानना चाहते हैं कि ये पॉलिसी कैसी है, क्योंकि इसका प्रीमियम काफ़ी कम है। सचिन, आपने मेंशन किया है कि आपने मुझे उस पॉलिसी का ब्रोशर भी भेजा है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। मुझे शायद आपका मेल नहीं मिला है, लेकिन आप शायद बात कर रहे हैं ICICI लोम्बार्ड हेल्थ शील्ड 360 की, जो कि ICICI बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स के लिए पॉलिसी ऑफर कर रहा है। ये पॉलिसी ICICI लोम्बार्ड द्वारा इशू की जाती है और ये समझ लीजिए कि टाई अप है ICICI बैंक का ICICI लोम्बार्ड के साथ में। और क्योंकि यहाँ पर बैंक ये मानकर चल रहा है, ये उम्मीद कर रहा है कि जिस तरह से उनका बहुत बड़ा अकाउंट होल्डर्स का नेटवर्क है तो वो काफ़ी बड़ा प्रीमियम कलेक्ट कर पाएंगे और उस हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन की होगी और इस तरह से पॉलिसी का प्रीमियम कम रखा गया है। मैंने इस पॉलिसी की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो पढ़ी हैं और उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक अच्छी पॉलिसी है जो कि कम प्रीमियम में अकाउंट होल्डर्स को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये प्रीमियम हमेशा एक जैसा रहेगा, क्योंकि जो हेल्थ इंश्योरेंस में आप पॉलिसी लेते हैं वो शॉर्ट टर्म का उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब आप कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो यदि आप 20 साल 25 साल के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो आपका जो प्रीमियम है वो हमेशा
कांस्टेंट रहता है, वो प्रीमियम बदलता नहीं है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में एक तो एज बैंड के हिसाब से प्रीमियम बदलता ही है और उसके अलावा समय समय पर ये इंश्योरेंस कंपनीज प्रीमियम चेंज करती रहती हैं। तो हो सकता है कि इस वक्त पर जो प्रीमियम है वो कम रखा गया है, लेकिन आने वाले समय में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पॉलिसी का प्रीमियम जो है वो काफ़ी बढ़ा दे। और हालांकि हेल्थ इंश्योरेंस में पोर्टेबिलिटी की फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन होता यह है कि जब आप दूसरी कंपनी में अपनी पॉलिसी को पोर्ट करते हैं तो वहाँ पर आपकी एज के अकॉर्डिंग हो सकता है कि प्री इंश्योरेंस मेडिकल टेस्ट करवाना पड़े, और उस वक्त पर हो सकता है कि जो दूसरी इंश्योरेंस कंपनी है जहां पर आप अपनी पॉलिसी को पोर्ट करना चाहते हैं वो पॉलिसी इशू ना करें। तो इसके लिए सिर्फ प्रीमियम एक कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए पॉलिसी तय करने के लिए। तो यदि आपने जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है उसके प्रीमियम और इस पॉलिसी के प्रीमियम में, यानी कि जो पॉलिसी आईसीआईसीआई बैंक आपको ऑफर कर रहा है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, तो मेरे हिसाब से आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी में ही बने रहें तो भी ठीक है। लेकिन यदि आपका जो ये प्रीमियम का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है तो आप इस पॉलिसी को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यदि हम पॉलिसी के फीचर्स की बात करें तो उस हिसाब से ये पॉलिसी, यदि आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ शील्ड 360 की बात कर रहे हैं तो इसके जो फीचर्स हैं वो मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने आज के इस वीडियो में कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की है। आप अपने सवाल और सुझाव इसी तरह से कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।